आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए, आप लोगों के भूगोल में फसल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 प्रकार की फसल के बारे में बताऊंगा। एक बताऊंगा चाय, दूसरा चावल, तीसरा कपास, चौथा गेहूं। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को भूगोल का बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा और वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है कि चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की व्याख्या करें। तो चलो भाई एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो जलवायु होगा वह गर्म होना चाहिए और आर्द्र होना चाहिए। चाय के पौधों की जड़ों में वर्षा का पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर चाय का जो पौधा रहेगा उसके जड़ के मतलब जड़ के पास वहां पर वर्षा का पानी जमा नहीं होना चाहिए, ये बात बोला गया है। चाय के उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त है। अगर इतना वर्षा तो काफी है। चाय के पत्तियों के विकास के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। चाय के पौधों के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। इसमें दोमट मिट्टी होना चाहिए जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए खुली धूप का होना आवश्यक है, मतलब इसमें खुली धूप भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या देख सकते हैं। चाय एक बागानी फसल है। बागान की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब उसमें जो उर्वरक होगा वो नाइट्रोजन युक्त देना चाहिए। चाय के पौधों को लगाने तथा चाय के पत्तियों को तोड़ने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें जो मजदूर होंगे वो सस्ते मजदूर मिलने चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से इस कार्य में स्त्रियां और लड़कियों को लगाया जाता है। तो भाई ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। और पहला वाला जो क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, यानी ये जो चाय वाला है, चाय वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा कपास वाला और चावल वाला, ये तीन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं वाला उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए, कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन चाय, चावल और कपास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल वाला क्वेश्चन है। इसके बाद भाई हमारे पास जो अगला जो यहाँ पर प्रश्न है देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया कि भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखें। यहाँ पर चावल के बारे में बातचीत हो रहा है। तो भारत में चावल की कृषि प्राचीन काल से हो रही है। भारत को चावल की जन्मभूमि माना जाता है। चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न है, यानी भारत के जो अधिकतर लोग हैं जो चावल को ही खाते हैं। विश्व का लगभग 21% चावल भारत उत्पन्न करता है। देखो, पूरे विश्व में 21% जो चावल है भारत से ही मतलब उत्पन्न होता है। और भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, इस बात का भी याद रखिएगा। देख लो भाई यहाँ पर क्या क्या भौगोलिक यहाँ पर दशा होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ पर स्टार बना के लिखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से पॉइंट बनाने के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चावल की खेती वर्षा ऋतु में होती है, पहला बात, क्योंकि चावल की खेती के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें चावल की खेती के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में पानी चाहिए, इसलिए इसका जो मतलब उत्पादन होता है वर्षा ऋतु में होता है। चावल की खेती के लिए अधिकतम जो वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम अगर यहाँ पर वर्षा का बात करें तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है तथा खेत समतल होना चाहिए। देखिए, मिट्टी जलोढ़ होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। भारत में अधिकतर लोग चावल ही खाते हैं। विश्व का चावल उत्पादक पहला देश चीन है तथा दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। सबसे ज्यादा जो मतलब देखिए चीन में, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चीन में चावल का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है भारत, और भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। हमारे देश में चावल की खेती पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में अधिक मात्रा में होता है। नोट करते चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कपास से रिलेटेड है। कपास वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। तो इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। इसके की जगह पे आप चाहिए हमें कपास भी लिख सकते हैं कि कपास के उत्पादन, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। क्या क्या भाई, पहला देखो तापमान। तापमान कितना होना चाहिए, तो कपास उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना चाहिए, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान होना चाहिए। चमकीली धूप कपास के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। जो चमकीला जो धूप होता है भाई कपास के लिए वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वर्षा देख लो भाई, वर्षा कितना होना चाहिए, तो कपास की कृषि के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य की वार्षिक वर्षा उपस्थित है, उपयुक्त है। मतलब 50 से 75 मतलब 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच का अगर वर्षा अगर मिलता है तो भाई कपास के लिए सबसे बेस्ट है। फसल पकने से पूर्व और फसल पकने के समय बादल रहित मौसम की आवश्यकता होती है। फसल पकने से पहले और फसल पकने के समय, ठीक है, यहाँ पर बादल रहित यानी कि बादल नहीं होना चाहिए भाई, उस प्रकार का मौसम होता है तो सबसे अच्छा है।
मिट्टी का बात करा जाए तो कपास के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, तो कपास के लिए चूने के अंश सहित उपजाऊ मिट्टी उत्तम मानी जाती है। भारत में लावायुक्त काली मिट्टी तथा दोमट मिट्टी पर कपास की खेती प्रधानता से की जाती है। देखो भाई, कपास के लिए जो सबसे बेस्ट जो मृदा है भाई, काली मृदा। काली मिट्टी में सबसे अधिक अच्छा एकदम कपास हमारा होता है, तो काली मिट्टी बोलिएगा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो काली मिट्टी में जो कपास होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है भाई, सस्ते श्रमिक, यानी जो श्रमिक होंगे, जो लेबर होंगे, मतलब सस्ता वाला मिलना चाहिए। तो कपास से रेशे चुनने के लिए सस्ते श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा चाय में भी उसी प्रकार से था और यहाँ पर भी हमारा वैसा ही है। इसके अतिरिक्त कपास के लिए समय समय पर सिंचाई सुविधा भी मिलती रहनी चाहिए, सिंचाई के लिए भी अच्छा सुविधा होना चाहिए। साथ ही कपास की कृषि के लिए कृत्रिम खादों की भी आवश्यकता होती है, जो कृत्रिम जो खाद होते हैं, कृत्रिम खाद का भी इसमें आवश्यकता पड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारा सा सुंदर सा राइट सा आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, देख लेते हैं गेहूं। क्या देख लेते हैं? गेहूं। देख लो गेहूं के लिए यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला बात करते हैं तापमान। तो गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। वृद्धि के समय 15, ठीक है, 15 से 20 सेंटीग्रेड। पकते समय 20 से 25 सेंटीमीटर के तापक्रम या फिर तापमान आदर्श होते हैं। फसल के पकते समय आसमान साफ तथा चमकीली धूप होनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब फसल को बोएंगे, यानी गेहूं को जब बोएंगे, तो उस टाइम तापमान होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। जब गेहूं हमारा बढ़ेगा नहीं, जब गेहूं में वृद्धि होगा, तब इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये एक बात हो गया। इसके बाद जब ये पकेगा, पकते समय इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फसल के पकते समय आसमान अगर साफ होता है और अगर चमकीली धूप मिल जाता है, तो भाई गेहूं के लिए एकदम बल्ले बल्ले है, ठीक है। फिर वर्षा का बात करा जाए तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल, ठीक है, नष्ट हो जाती है। देखिए, अगर जहां पर 100 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा जहां पर हो जाता है, तो वहां पर गेहूं का फसल नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यानी अधिक बरसात जब हो जाता है तो गेहूं का फसल नष्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखो भाई, अगला जो पॉइंट है मृदा। मृदा के लिए क्या है, देख लो यहाँ पर। तो क्या है कि मृदा, गेहूं की कृषि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसकी कृषि के लिए दोमट, बलुई दोमट एवं काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। दोमट मृदा, बलुई दोमट और जो काली मिट्टी होता है, गेहूं के लिए बेस्ट है। धरातल कैसा होना चाहिए, तो गेहूं की कृषि के लिए समतल एवं उपयुक्त जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। पहला बात तो भूमि समतल होना चाहिए और जल आसानी से निकले, ठीक है, इस प्रकार का भूमि वहां पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, 5th नंबर वाला देख लो भाई, श्रम। गेहूं की कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बढ़ते हुए यंत्रीकरण ने इसकी कृषि में श्रम के महत्व को कम कर दिया है। देखो भाई, गेहूं के कृषि के लिए जो श्रम है बहुत ही अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अभी कई प्रकार के मशीनरी जो यहाँ पर आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि श्रम बहुत ही कम हो चुका है। तो बस ये रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। नोट कर लीजिए, जो 4 फसल है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक बार जो आज तक जो पूछा गया है, एक तो हमारा चाय पूछा गया है और एक हमारा कपास। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सबसे अधिक बार पूछा गया है भाई चाय, इसलिए चाय को एकदम आप लोग अच्छे तरीके से करिए। इसके बाद हमारा भूगोल का और 1-2 वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिया है, आप लोग चाहे तो पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।